थेलमा ने मुझसे दूसरे दिन मुलाकात का वादा लिया। कौसर का दूर दूर तक पता नहीं था। मेरिसा ने अपने केबिन के नज़दीक पहुंचकर मुझे अंदर आने की दावत दी। नहीं मेरिसा, फिर सही, लिबास तब्दील करूंगा, आराम करूंगा। थकन महसूस कर रहे हो? यूं ही समझ लो, मेरे ही केबिन में आराम कर लो सरफराज। शुक्रिया, ये मुमकिन नहीं है, मैंने खुश्क लहजे में कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। अरे अरे सरफराज, सुनो तो सही, मेरिसा ने कहा और मैं रुक गया। तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। ऐसी कोई बात नहीं मिस मेरिसा, अब आप भी आराम करें, मैंने कहा और तेजी से पलट पड़ा। फिर मैं अपने केबिन में आ गया। जहन में कोई खास तासुर नहीं था, बस एक काम करना था, कर दिया। हाँ, फरजान की कहानी रह रहकर जहन में आ जाती थी और मैं इसके बारे में गौर करने लगता था। मेरी और इसी कहानी का एक हिस्सा काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन इसके बाद मेरे साथ वो कैफियत नहीं थी जो फरजान के साथ। मुझे तो इस दुनिया में ऐसे हमदर्द, ऐसे मोहब्बत करने वाले मिले थे जिन्होंने मेरे दिल को थाम लिया था। रशीद साहब, बेगम रशीद साहब, नवाब फिरोज साहब और कहकशा और जहन में फिर वही तस्वीर उभर आई। सफ़ेद लिबास, दुआ के लिए उठे हुए हाथ, हूरों का सा तकद्दुस लिए हुए पाकीज़ा चेहरा। न जाने क्यों ये लड़की मेरे जहन पर छा गई। हालांकि दिल की गहराइयों में इसके लिए कोई ख़ास जज्बा नहीं था। और फिर मैंने जहन का रुख कौसर की तरफ मोड़ दिया और दूसरे अंदाज से सोचने लगा। अभी रात की इब्तिदा हुई थी। इसी वक्त से केबिन में घुसे रहना अजीब था। खाना वगैरह भी नहीं खाया था। चुनांचे मैंने लिबास तब्दील किया और बाल वगैरह दुस्त करके बाहर निकल आया, लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही मैं ठिठक गया। कौसर दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ी थी, उदास सी, खामोश सी। मुझे देखकर उसने एक झुरझुरी ली और संभल कर मुस्कुराने लगी। अरे कौसर साहिबा, आप? अब्बू बुला रहे हैं आपको। अभी अभी आई हूँ, वो किसी के दर घबराए हुए अंदाज में बोली। तो आपने दस्तक क्यों ना दी? बस देने ही वाली थी, वो बोली, आवाज़ की लर्जिश नुमायाँ थी। अच्छा आइए, क्या कर रहे हैं नवाब साहब? शतरंज फैलाए बैठे हैं। कौसर ख्वाह हंस दी और मुझे सख्त मायूसी हुई। मेरा तो ख्याल था कि वो आतिशपा हो चुकी होगी। थोड़ी देर के बाद हम नवाब साहब के केबिन में दाखिल हो गए। अरे भाई, इतनी देर? 15 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो तो कर्नल डक्सन ने मेरी क्या हालत बना रखी है, नवाब साहब ने बिसात की तरफ इशारा करके कहा। केबिन में बहुत से लोग मौजूद थे और कर्नल डक्सन और नवाब साहब का खेल देख रहे थे। कर्नल ने नवाब साहब को बुरी तरह फांस रखा था और जोश में इसने ये बात भी कबूल कर ली थी कि अब नवाब साहब किसी की मदद ले लें, मात से न बच सकेंगे। तो नवाब साहब ने मुझे बुला भेजा था। बताओ अब क्या करूं? नवाब साहब बोले। कमाल है नवाब साहब, ये पैदल आगे बढ़ा दें, खतरा टल जाएगा, मैंने बिसात देखकर कहा और खुद नवाब साहब को एक पैदल आगे बढ़ा दिया और लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। कमाल है, वाकई कमाल है, कर्नल डक्सन बड़बड़ाया। ये आदमी कमाल है या जादूगर? चलो कर्नल डक्सन, अब चलो, देखिए पैदल के चाल। नवाब साहब बच्चों की तरह कहकर लगाने लगे। कर्नल डक्सन की पेशानी की रगें उभर आई थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोले, साहिबजादे, तुमने ना सिर्फ नवाब के बच्चे को खतरे से निकाल लिया है, बल्कि मुझे एक और मुसीबत में फंसा दिया। शतरंज का जादूगर, नवाब साहब ने फिर कहकर लगाया। मेरा ख्याल है ये बाजी ख़त्म कर दी जाए। अजीब सूरत हाल है, कर्नल डक्सन ने कहा। चलो तो मुसीबत में फंस गए तो मान लेता हूँ, हालांकि ये तुम्हारी शिकस्त की एक किस्म है। बहरहाल चूँकि चाल मेरी नहीं, इसलिए मैं इसे जारी रखने पर इसरार नहीं करूँगा। और कर्नल डक्सन ने बिसात उलट दी। तमाम लोग दिलचस्प निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। खास तौर से कर्नल डक्सन मुझसे मुतासिर हुआ था। बैठो सरफराज, यूँ भी तुम मुझे हमेशा एक पुरस्कार नौजवान लगे हो। क्या पियोगे? कुछ नहीं शुक्रिया, मैं बैठ गया। क्या तुमने किसी बैनुल-अक़वामी मुकाबले में हिस्सा लिया है? कर्नल डक्सन ने पूछा। और नहीं, बस यूँ ही, मैंने इनकिसारी से कहा। इस मुहिम से वापसी पर मैं तुम्हारी तरफ से चैलेंज करूँगा। मैं ना खेल सकूँगा। अरे क्यों? बस ये मेरा ज़ाती शौक़ है। किसी किस्म की नुमाइश से मैं हमेशा घबराता हूँ। शोहरत, दौलत, इज़्ज़त सब कुछ हासिल कर लोगे, कर्नल बोला। इसका ख्वाहिशमंद ज़रूर हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। भाई इसमें हर्ज क्या है? नहीं कर्नल, तुम इसे मजबूर न कर सकोगे। बात सिर्फ शतरंज की होती तो ठीक थी। कौन कौन से मुकाबले में हिस्सा दिलाओगे इसे? निशानाबाजी का कोई माहिर हो तो इससे मुकाबला कर ले। घोड़े सवारी पर किसी को नाज हो तो सरफराज के सामने आ जाए। कमाल का इंसान है, वाकई बड़ी मुतासिरकुन शख्सियत है। मुझे इजाज़त नवाब साहब, मैंने कहा। तारीफ़ों से भी घबराता है, नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरे लोग हंसने लगे। कौसर साहिबा एक तरफ खड़ी मोहब्बत पाश निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी और मुझे ये निगाहें खौफज़दा कर देती थी। इस वक्त कोई भी कौसर के चेहरे की तरफ देख लेता तो इसकी दिली कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता था। मैं खड़ा हो गया और नवाब साहब बोले, खतरा टल रहा है डक्सन, लगाओगे दूसरी बाजी? हाँ हाँ, तुमसे तो हर वक्त खेलने को तैयार हूँ, कर्नल डक्सन ने कहा और मैं इजाज़त लेकर बाहर निकल आया। दरवाजे से निकलते हुए मैंने कौसर की आवाज़ सुनी थी, मैं भी जा रही हूँ अब्बू, और फिर वो मेरे अकब में निकल आई। इखलाकन मुझे रुकना पड़ा। कौसर मेरे नज़दीक आ गई
آئیے کوثر، میں نے کہا اور وہ میرے قدموں سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ کہیں جا تو نہیں رہی تھیں آپ؟ نہیں، نواب صاحب شطرنج میں پھنس گئے ہیں، نہ جانے کب تک بازی جمی رہے، جب تک میں جا کر بساط نہ چھین لاؤں، کوثر مسکراتی ہوئی بولی، اور میں ہنسنے لگا۔ ہم دونوں عرشے پر پہنچ گئے اور پھر ریلنگ سے ٹک کر سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگے۔ جہاز میں اس سے دلچسپ مشغلہ کوئی نہیں ہوتا، ہاں صرف ان کے لیے جو تنہائی پسند ہو۔ کئی منٹ اسی انداز میں گزر گئے، تب میں نے ہی کوثر کو مخاطب کیا۔ کوثر صاحبہ، جی کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ سوچ رہی ہوں اس وقت آپ کے ذہن پر گراں تو نہیں گزر رہی، نہ جانے آپ کس موڈ میں ہوں، کوثر نے جواب دیا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کوثر صاحبہ، میں نے جلدی سے کہا۔ کچھ باتیں کرو، کوثر نے کہا۔ ضرور، آپ محسوس تو نہیں کریں گی؟ ہرگز نہیں، آپ مجھے فریب دینے کی کوشش میں خود کو فریب دینے لگے ہیں۔ جی؟ میں حیرت سے بولا۔ ہاں سرفراز صاحب، برائے کرم مجھے فریب دینے کی کوشش میں خود کو نہ گرائیے۔ میری نگاہوں میں آپ کی مکمل شخصیت ہے، لیکن دوسرے آپ کو وہ نہیں سمجھ سکتے جو آپ ہیں۔ کوثر پلیز، ذرا صاف الفاظ، میں نے کہا، اور کوثر نے جلتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر سمندر کی لہروں پر نگاہیں جما کر بولی، میرا ایمان ہے سرفراز صاحب کہ آپ ایک نیک انسان ہیں۔ اوہ، میری ساتھ علمیہ جیسی سینکڑوں لڑکیاں بھی مل کر آپ کو غلط راستے پر نہیں ڈال سکتی۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔